गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए अध्याय भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण भारतीय मौद्रिक प्रणाली का नियामक एवं नियंत्रक है। वह अपने कार्यों में यहीं तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके द्वारा मौद्रिक सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। वह भारत की संपूर्ण आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शक एवं सलाहकार के रूप में कार्य भी करता रहता है। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आरबीआई की स्थापना किस प्रकार से हुई। जैसा कि आपको विदित है कि किसी भी देश अथवा अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रणाली के कुशल संचालन के लिए केंद्रीय बैंक की अपरिहार्यता सदैव महसूस की जाती रही है, क्योंकि केंद्रीकृत रूप से ही मौद्रिक निर्गमन का कार्य अगर किया जाए और मुद्रा की पूर्ति को नियमित एवं नियंत्रित किया जाए तभी, और बैंकिंग प्रणालियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो तभी संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था एक समावेशी विकास की ओर आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएगी। इसी चीज को सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में ही महसूस कर लिया गया था। सर्वप्रथम 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार को भारत के केंद्रीय बैंक बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों के कारण उस सुझाव को व्यवहार में नहीं अपनाया जा सका, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार का प्रमुख जो केंद्र था या ध्यान था वह भारत में साम्राज्य की स्थापना और साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण पर अधिक था। वित्तीय मामलों पर वह इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। एक लंबे अंतराल के बाद में हम 1913 में देखते हैं, जहां पर चैम्बरलिन आयोग, जो ब्रिटेन में स्थापित हुआ चैम्बरलिन आयोग, उसके एक सदस्य के रूप में जेएम किन्स ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रश्न फिर से उठाया। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास 1921 में होता है, जब भारत में कार्य कर रहे 3 प्रेसिडेंसी बैंकों, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, तीनों का एकीकरण हुआ, विलय हुआ, और इस एकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो मौद्रिक प्रणाली या जो संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मौद्रिक निर्णय लेने थे, उसके संदर्भ में केंद्रीय बैंक की स्थिति प्रदान की गई। लेकिन एक प्रमुख कार्य नोट निर्गमन का जो कार्य था वह इसको नहीं दिया गया। इसके पश्चात 1931 में एक अगला पड़ाव हम देखते हैं, जहां पर केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने केंद्रीय बैंक की स्थापना पर फिर से बल प्रदान किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो केंद्रीय बैंक की स्थापना के प्रयास 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर के 20वीं शताब्दी तक निरंतर चलते रहे, यानी लगभग 150 वर्षों के निरंतर और अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का सपना साकार हो सका। एक लंबे अंतराल के बाद में और एक बहुत लंबे इंतजार के बाद में हम देखते हैं कि 8 सितंबर 1933 को भारतीय विधानसभा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत किया गया। यह एक सपने को साकार होने जैसा था, क्योंकि भारत में मौद्रिक प्रणाली के नियमन नियंत्रण के लिए किसी एजेंसी की अपरिहार्यता शुरू से ही रही, और इसको पूरा करने के लिए अब एक केंद्रीय बैंक की स्थापना यहाँ पर रिजर्व बैंक के रूप में होती प्रतीत हो रही थी। इसी दिशा में यहाँ पर, क्योंकि उस समय भारतीय संसद जैसी कोई चीज नहीं थी, भारतीय संसद जो वर्तमान में हम देखते हैं उसे ही भारतीय विधानसभा या भारतीय विधानमंडल के नाम से जानते थे, तो उसमें ये बिल आरबीआई एक्ट 18 सितंबर 1933 को प्रस्तुत किया गया। इस बिल के आधार पर 1934 में जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने
इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए तो ये एक्ट बन गया। आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई और इसने 1 अप्रैल 1935 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1 अप्रैल 1935 को जिस आरबीआई की स्थापना की गई वो बहुत से उद्देश्यों को लेकर आया था। उसके कुछ आधारभूत कार्य थे और कुछ उद्देश्य थे जिनको उसे पूरा करना था। अब हम आरबीआई की प्रमुख उद्देश्य यानी इसको स्थापित करने के लिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो महत्वपूर्ण थे वो हम यहाँ पर देखते हैं। देश जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था, देश में मुद्रा एवं साख का समुचित प्रबंध करना। दूसरा, रुपए के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता लाना। तीसरा, देश में सुव्यवस्थित एवं संतुलित रूप से मौद्रिक एवं बैंकिंग प्रणाली का विकास करना। चौथा, सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना। पांचवा, कृषि साख की समुचित व्यवस्था करना। छठा, सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग स्थापित करना। और अंतिम, व्यावसायिक बैंकों के नकद कोषों का केंद्रीकरण करना। ये प्रमुख उद्देश्य आरबीआई के थे जिनको लेकर के आरबीआई की स्थापना की गई। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि 1 अप्रैल 1935 को जिस भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ किया उसके स्वामित्व की प्रकृति कैसी थी। तो यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिस आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई वह विशुद्धतः निजी अंशधारकों का बैंक था। सरकार का स्वामित्व या सरकार की हिस्सेदारी उसमें अति अल्प थी। 5 करोड़ की पूंजी में केवल 2,20,000 रुपए की पूंजी ही सरकार के स्वामित्व वाली थी। अन्य शेष समस्त पूंजी निजी अंशधारकों की पूंजी थी। अतः जैसा हम समझते हैं कि आरबीआई कोई सार्वजनिक बैंक होगा, वैसा यह अपनी स्थापना के समय नहीं था। अपनी स्थापना के समय इसकी अंश संरचना किस प्रकार की थी उसका हम यहाँ पर अध्ययन करें तो ये देखते हैं कि इसकी स्थापना के समय इसकी अधिकृत एवं निर्गमित पूंजी 5 करोड़ रुपए की थी, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में विभक्त थी। इन 5 लाख अंशों में से केवल 2,20,000 मूल्य के 2,200 अंश ही भारत सरकार के स्वामित्व में थे। बैंक की शेष समस्त पूंजी निजी अंशधारियों के अधिकार में थी। भारत में जिस आरबीआई की स्थापना की गई उसकी प्रकृति और उसके स्वरूप को लेकर के उसकी स्थापना से ही विरोध के स्वरूप उठने लगे थे। इसी मांग का जो प्रमुख बल था या प्रमुख केंद्र था वह यह था कि इसे सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया जाना चाहिए, परंतु क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार थी इसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन फरवरी 1947 में अंततः यह निर्णय ले लिया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि आरबीआई का सार्वजनिकरण किया जाएगा, इसे सार्वजनिक क्षेत्र में लाया जाएगा। इसी निर्णय के आधार पर सितंबर 1948 में भारतीय संसद में रिजर्व बैंक सार्वजनिक स्वामित्व एवं हस्तांतरण अधिनियम 1948 पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 1935 से जिस भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कार्य प्रारंभ किया था वह 1 जनवरी 1949 को आकर के राष्ट्रीयकृत होता है। 1 जनवरी 1949 से वह सरकारी स्वामित्व वाला केंद्रीय बैंक बन जाता है। 1 जनवरी 1939 से आरबीआई को जो राष्ट्रीयकृत किया गया उस राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की क्या प्रक्रिया थी उसको जाने हम यहाँ पर तो यह स्पष्ट होता है कि
क्योंकि आरबीआई की जो पूंजी थी वो 100 रुपए सममूल्य वाले 5 लाख अंशपत्रों में विभक्त थी। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए जो इसके अंशधारक थे उनको मुआवजा दिया गया और वो मुआवजा देकर के इन अंशपत्रों का भारत सरकार के द्वारा क्रय कर दिया गया। भारत सरकार ने 100 रुपए सममूल्य वाले अंश के लिए 118 रुपए 10 आना दिया। इस प्रकार से प्रति अंश पत्र 18 रुपए 10 आने का मुआवजा दिया गया। यहाँ पर किस प्रक्रिया से दिया गया वो भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि जो मुआवजे की रकम थी 18 रुपए 10 आने वो नकद रूप में भुगतान की गई और जो सममूल्य के 100 रुपए थे उनके बदले में भारत सरकार ने 3% ब्याज दर वाली सरकारी बॉन्ड्स जारी कर दिए गए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए अध्याय भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण भारतीय मौद्रिक प्रणाली का नियामक एवं नियंत्रक है। वह अपने कार्यों में यहीं तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके द्वारा मौद्रिक सहयोग के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं।